हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ द टाइम्स ऑफ इंडिया में, वीमेन नॉट इन जॉब मार्केट इट्स ए मिथ। यानी कि महिलाएं जो हैं वो जॉब मार्केट में उनकी संख्या कम है। कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी जो एम्प्लॉयमेंट में है, इकोनॉमी में है, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो लेखक का मानना है कि ये एक मिथ है। लेखक हैं सुरजीत एस भल्ला। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बातें वो बता रखे हैं। इन In our previous article, A Jobful Economy, we documented the employment results emerging from almost 30 years of NSSO PLFS survey data on employment. Since 2017-18, the PLFS data. No one doubts the success of the Indian growth story in the terms of GDP growth. Annual per capita growth of 4.5% over 30 odd years and non expected to be the fastest growing major economy over the next 5. We revised the PLFS data to examine a prominent misunderstanding or misinterpretation about the Indian economy. In particular, questions have been raised about the low female labor force participation rate in India, especially compared to neighboring countries like Bangladesh and Sri Lanka. The latter countries have LFPR in the mid 30s, i.e., about 35% of working age women work. यानी 35% जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं, ऐसा कहा गया है किसी जगह पर। इन इंडिया द PLFS नंबर इज इन द mid-20s. वाई दिस लार्ज गैप बिटवीन कंपेरेबल कंट्रीज? वैलिड क्वेश्चन बिकॉज द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इन द थ्री कंट्रीज इज सिमिलर। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, यहाँ का जो सामाजिक आर्थिक कारक हैं वो लगभग एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी इकोनॉमी में लगभग वैसा ही है। मतलब बांग्लादेश तो फिर भी ठीक है, इंडिया उसके मुकाबले कम अच्छा है, पाकिस्तान तो महाघटिया है इस मामले में। एग्रीगेट डेटा डजंट पास स्मेल टेस्ट। द लो FLFPR in India fails the smell test or the duck test. If it walks like a duck, it is a duck. We know that 15% of pilots in India are women. देखिए भारत में 15% जो पायलट हैं वो वीमेन हैं। तो भारत में जितने पायलट हैं उसके 15% पायलट वीमेन है। ये अच्छी बात है, ये डेटा नोटेबल है कि भारत में जितने पायलट हैं उसके 15% पायलट वीमेन हैं। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। वी आल्सो नो दैट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 42.7% ऑफ वीमेन इन इंडिया वर स्टेम ग्रेजुएट्स इन 2018। यानी जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है वो बताता है कि भारत में स्टेम ग्रेजुएट्स जो हैं, स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम ग्रेजुएट्स यानी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हम कह लें एक प्रकार से, तो उसमें 43% ऑफ वीमेन इन इंडिया आर ग्रेजुएट्स इन 2018। वी आल्सो नो दैट मोर वीमेन गो टू कॉलेज इन इंडिया देन मेन। यानी भारत में जो है मेन से ज़्यादा वीमेन कॉलेज जाती हैं, तो बड़ी मतलब खुशी की बात है ये। सो वाई इज़ द FLFPR इन इंडिया इज़ लो? यानी भारत में इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी फिर भी कम क्यों है, जबकि 43% ऑफ वीमेन इन इंडिया आर गणित में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रही हैं। महिलाएं 15% ऑफ वीमेन आर पायलट्स आर वीमेन, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। तो इतनी पढ़ाई लिखाई महिलाएं अच्छी हैं, फिर भी उनका इकोनॉमी में योगदान इतना कम क्यों है? If we go back 2 decades, NSSO data for 2004 and 5 did show FLFPR to be 35%, but in 2011-12 this figure had dropped to 26.1%. Current weekly status
वाई डिड दिस हैपन? तो ये एक रिपोर्ट हम इसको नोट कर सकते हैं कि इस समय जो FLFPR है भारत में वो है 26%। अब पहले क्या था? पहले 35% था 2004-05 में, लेकिन 2011-12 में घट करके हो गया है 26%, जो कि कम है। फॉर two reasons. First, the ILO definition, means International Labour Organization definition, changed, and while not mandatory for all statistical agencies to accept the change, India did so. The ILO now said that production towards home consumption, example, caretaking of cattle for milk consumed at home, would no longer be counted as work for pay or profit. If the definition had not changed, there would have been an extra 38 million in the female workforce in 2011. The change in definition of work can explain about half of this difference. Unpaid family workers, declinably 18 million. What explains the other 20 million? They went into education, but Sri Lanka and Bangladesh had completed the transition to male female gender equality by 2011. Education will be the differentiator. The big story, we believe the biggest story about structural change in India is the enrollment of women in India at all levels of education. The new generation, those between 25 and 30 years today, will cause the LFPR to systematically increase because higher education, all other things being equal, does lead to greater work participation. Think of the counterfactual. Why would a person after finishing college education not want to work? To be sure, there is the equation of family and having babies. यानी बच्चे करना, परिवार बनाना है, इसलिए वो काम नहीं कर पाती हैं. बट वेट, इंडियन वीमेन हैव ए फर्टिलिटी रेट लेस देन द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1 and dropping. And attitudes around the world and in India towards child care are changing. Three different definitions of LFPR are presented: weekly status, long term employment, and weekly LFPR adjusted for education, i.e., you are considered in workforce if you are attending the school. The percentage of men and women enrolled in school, all data for those above 15 years are also reported. Three conclusions follow. First, that there is tremendous catch up in female enrollment from 2/5 of male enrollment in 1983 to now 83%. In the dominant enrollment age group 15 to 22 years, the ratio is 95%. Second, labor force participation rate LFPR for women are now equal to or higher than the level observed in 2011. No change in definition 2011 onwards. Adjusted weekly status for all women is now at 38.7%, some 2 percentage points above 2011. The issue of low FLFPR for India should be treated as an X issue, as an issue which has ceased to be. This increased education and FLFPR for India augurs were very well for our growth prospects, which our policymakers, international organizations, and markets should begin to acknowledge and recognize. तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन. पूरा देखने के लिए धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद.